बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? इमेजिन कीजिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स में जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब बहुत सारे रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में स्ट्राइक कर रहे होंगे ताकि वो प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मेशन कर सके। तो एक एनर्जी जो है वो अचीव होती है कि वो सारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम के लिए जो है वो एग्जिस्ट करता है और साथ ही जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बोल देते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस इज द हाईएस्ट एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स and gets decomposed immediately, having a very short span of life to give the products. I hope बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं आपसे बात करूंगा। इन दिस स्टेट द रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन while the product bonds are not completely formed. इसको बेटा जी आप ऐसे समझो, मान लो मेरे पास जो है वो एक रिएक्टेंट है ए और कोई दूसरा रिएक्टेंट हम लोगों के पास जो है वो बी है। तो इसके अंदर देखो एक ऐसी स्टेट आएगी जब ए का बॉन्ड जो है वो ए के साथ वीक हो रहा है, सिमिलरली बी का बॉन्ड जो है वो बी के साथ वीक हो रहा है और ए का बॉन्ड जो है वो बी के साथ बन रहा है। वो वाली स्टेट जिसके अंदर पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं, जैसे ए और ए का बॉन्ड जो है वो हल्का हल्का ब्रेक करना शुरू कर रहा है, बी और बी का बॉन्ड भी थोड़ा स्लोली ब्रेक करना शुरू कर रहा है और ए और बी के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो इस तरह की स्टेट को हम लोग जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। अब बेटा बात करेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ये मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होनी चाहिए ताकि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो सके। ऐसी एनर्जीज को हम लोग जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जीज जो है वो बोल देते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अगर ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास नहीं होगी तो वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्जन जो है वो नहीं करेगा। आगे बेटा देखते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप ऐसे समझो, मान लो बेटा मैं यहां पे आपको ग्राफ की फॉर्म में जो है वो बना के बता रहा हूं। मान लो इस साइड पे जो है वो मैंने एनर्जीज जो है वो प्लॉट कर रखी हैं और ये मैंने कोई केस ले लिया जिसके अंदर ये मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ले ली। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर हर चीज स्टेबिलिटी की ओर जो है वो मूव कर रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट तभी बनेगा जब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम होगी, क्योंकि तभी रिएक्शन को होने का मन करेगा। नहीं तो यार एनर्जी अनस्टेबिलिटी कौन चाहता है लाइफ के अंदर, तो वो चाहेगा प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो। इसका मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कुछ इस जगह पे जो है वो लाई करने वाली है, मतलब रिएक्टेंट से नीचे जो है वो लाई करने वाली है। इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है यार कि रिएक्टेंट जो फटाफट से जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो कर्व है वो ये है कि एक ऐसी स्टेट आती है मॉलिक्यूल्स की जो अचीव करनी जरूरी होती है मॉलिक्यूल्स के लिए ताकि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज हो सके। इसी एनर्जी को जो हम लोगों के पास रिएक्टेंट को देनी पड़े इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो रिएक्टेंट इजीली जो है वो अब किस में चेंज हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ऐसी एनर्जी को हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। अगले पेज पे जो है वो मैंने ग्राफ्स जो है वो इसके फॉर्म कर रखे हैं। यहां पे अगर आप लोग देखो तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा जी। ये पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये पॉइंट अगर मैं इसको इस जगह पे जो है वो प्लॉट करूं तो ये पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो है। तो देखो रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स से जो है वो ज्यादा है। ऐसी बेटा हम लोग बात करें तो इसके बाद होगा क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी को जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, एक सर्टेन लेवल तक जो है वो लेके जाना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकें। ये एनर्जी जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल, देखो यार
दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो हैं जो एक सर्टेन एनर्जी अपने अंदर पॉजेस करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो सके। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस सर्टेन एनर्जी से ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं होंगे। एकदम सिंपल सी चीज है, क्योंकि देखो रैंडम कोलिजन्स जो है वो हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक सर्टेन एनर्जी जो है वो बॉन्ड्स को बनाने के लिए चाहिए। अगर तो मॉलिक्यूल में है तो ठीक है, नहीं मॉलिक्यूल में वो एनर्जी है तो वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में नहीं चेंज हो सकता। तो वो सर्टेन एनर्जी लेवल, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेज जहां से सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, उस एनर्जी लेवल तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को लेके जाना, उस पॉइंट तक जो है वो जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को देने के लिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, या एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स को करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उसको हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग बात करेंगे, तो जितनी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना फास्टर रिएक्शन का जो है वो रेट होगा। वैसे ही सोचने वाली बात है, अगर ये पहाड़ जितना लंबा होगा उतना मुश्किल ये पहाड़ चढ़ना होगा। अब मान लो यही पहाड़ जो है कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में चेंज होना। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए, मतलब जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रहेगी उतना मुश्किल रहेगा रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होना। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतना जल्दी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स। हर एक रिएक्शन का रेट अपना अपना है। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इक्वेशन पढ़ी थी कि जो हम लोगों के पास रेट है दैट इज -EA/RT प्लस log A के बराबर है। हर रिएक्शन का रेट अलग है क्योंकि हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास एक डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो होती है। अब बेटा जी इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है जो आपको समझना, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों के पास रहेगी उतने कम मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होंगे। इसका मतलब उतना रेट जो है वो स्लो होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब बहुत लंबा चौड़ा माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ के आपको दूसरी साइड पे जो है वो पहुंचना है। जितना ऊंचा और लंबा पहाड़ होगा, जितने रास्ते लंबे होंगे ना, उतने लोग जो है वो आपसे पीछे हट जाएंगे और जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कॉम्प्लेक्स का जो काम यहां पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा जो है अगर है तो पहाड़ बहुत ऊंचा है, लोग आधे तो देख के थक जाएंगे, आधे थोड़ा सा चढ़ के थक जाएंगे, वही पहुंचेगा जिसके अंदर जज्बा है। तो बेटा जी लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट और ग्रेटर द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर राइज ऑन द के। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना कम जो है उसका रेट कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है वो उतना मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी ताकि वो पर्टिकुलर पहाड़ को जो है वो रीच आउट कर सकें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेट तक जो है वो पहुंच सके। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे आ रहा है। बोर्ड्स के अंदर भी जो है काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर एंड इसकी वैल्यू जो है वो -EA/RT के बराबर होती है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको ग्राफ से जो है वो समझा रहा हूं। तो यहां पे देखो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की जो है वो हम लोगों के पास क्या क्या एनर्जीज अवेलेबल है। तो बेटा ये ना एक्चुअल में बेल शेप कर्व है। इसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, बेल शेप कर्व। तो ये ना मोस्टली इवन कंपनीज के अंदर भी जो है वो जो मान लो प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही हैं वहां पे भी जो है ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है। इवन अगर आप अपना क्लासरूम देख लो ना तो उसके अंदर भी ये जो कर्व है वो बनेगा। कैसे कर्व बनेगा ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। मान लो आपके इस क्लास के अंदर जो है वो 100% मार्क्स, क्लास के अंदर जो है वो 50 to 60% मार्क्स, क्लास के अंदर जो है वो 20 to 30% मार्क्स की बात करूं। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे ना उतने कम बच्चे होंगे। ऐसे नहीं है कि 100% वाले जी हमारी क्लास के अंदर 100 में से 90 बच्चे 100% वाले हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह बेल शेप कर्व का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है।
100% वाले बच्चों का जो फ्रैक्शन है, मतलब एकदम परफेक्शन का जो फ्रैक्शन होता है ना, परफेक्शन का फ्रैक्शन गौर कीजिए, वो बहुत ज्यादा कम जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ऐसे ही देखो बेटा जी, ये भी बहुत परफेक्ट होते हैं बच्चे, जो एकदम से बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं माता के माल है, और बिल्कुल जो है वो हम लोगों के पास बहुत ही कम स्कोर कर रहे हैं, उनका फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा जो है वो कम रहता है। लेकिन जो बच्चे 50-60% वाले, वो मैक्सिमम क्लास वही होती है हम लोगों के पास, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास आते हैं। तो देखो यही चीज है, बहुत कम मार्क्स वाले बहुत कम बच्चे होंगे, जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे ज्यादा मार्क्स वालों की, तो ये कर्व जो है वो ऊपर जाता रहेगा, मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, एवरेज स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा जो है वो बढ़ता रहेगा। वैसे ही देखो बेटा जी, धीरे 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 ये वाला कर्व जो है वो कम होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मार्क्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इवैल्यूएशंस का क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं, उतने कम बच्चे जो है वो उस चीज को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। यही सेम चीज जो है ना बेटा जी, मैं आपको इसी कर्व के अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की जर्नी जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लो बेटा जी, हम लोगों के पास रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। सिंपल सा फंडा है इसको जानने का, कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, वही मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पे देखो, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर रखा है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे एक लाइन लगा दी इस जगह पे, और मैंने ये मान लिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो मेरे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट है। मतलब इसके ऊपर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब ये कौन से रीजन वाले मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास जो है वो होंगे बेटा जी, इस पर्टिकुलर रीजन वाले जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास होंगे, सिर्फ वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर उतना एनर्जी नहीं है, उतना एंथुसियाज्म नहीं है कि वो सारे के सारे जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो सके। तो यहां पे हमने जो है एक कर्व के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को प्लॉट कर दिया, और इससे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास होंगे, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पर्टिकुलर एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होंगे। अब हम लोग बेटा जी एक इंपैक्ट देखेंगे कि टेम्परेचर का इंपैक्ट जो है वो किस तरह से हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से देखो बेटा जी, हम लोगों ने जो है वो पहले एक टी टेम्परेचर पे कर्व जो है, ये बेल शेप कर्व जो है वो फॉर्म कर दिया। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बेटा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो अब हम लोगों के पास कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्जन करेंगे। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, ये जो कर्व यहां पे फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। कारण क्या है बेटा जी इस चीज का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर ये वाले रीजन में लाई कर रहे थे, अब वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट करके, देखो मॉलिक्यूल्स का नंबर तो एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले मैंने मतलब जिसको बोल लो, मान लो हवा भर रखी थी इतने सारे रीजन के अंदर, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इस रीजन में जो है वो हवा थी। अब मैंने थोड़ा सा दुपट्टा जो है वो ऊपर खींच दिया, मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, और यहां से जो है ये कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला रीजन भी जो है वो आ गया। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है हम लोगों के पास, यहां पे हम लोग फ्रैक्शन प्लॉट कर रहे हैं, ये कर्व थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करने के बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले रीजन में जो है वो ट्रांसफर कर जाएंगे, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी से जो यहां पे जैसे देख लो ना, ये हम लोगों ने जो है वो कर्व प्लॉट कर रखा है, इस जगह पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी, तो ये इस रीजन में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहां से मॉलिक्यूल्स सारे इधर इधर जो है वो पूरी की पूरी शिफ्टिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, तो कर्व थोड़ा सा जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, फ्लैटन जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में जो T+10 है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे अब ये इतने ज्यादा एक्स्ट्रा जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो दिस एरिया शोज द फ्रैक्शनल एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट T+10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले रीजन में जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाता है। तो ये कर्व्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है
इन पर्टिकुलर रीजन्स को हम लोग जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करें बेटा, तो इसको देखो, ये पर्टिकुलर रीजन या ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने यहां पे जो है वो लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी, ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या उसके बराबर है, उसको अपने को कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये फैक्टर जो एक बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये हम लोगों को जो है वो हेल्प करता है इस पर्टिकुलर एनर्जी जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की जो है वो फाइंड आउट करने में कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हम लोगों के पास एक एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले रीजन में जो है वो लाई कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है।